Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ क्यू. ठीक है, तो क्यू के क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं कि जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है हमारा उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है. ठीक है, तो वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे. अब इससे पहले वाली वीडियो में हम क्या कर चुके हैं? तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, विच इज इससे पहले वाली वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं क्यू का, है ना. व्हाट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर ये जान चुके हैं हम, क्या इसमें अलग है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से, तो वो सब चीजें हम डिटेल में जान चुके हैं प्रॉपरली. उससे पहले हमने इवन चैप्टर का ओवरव्यू भी ले लिया था. तो अगर आपने वो चैप्टर का ओवरव्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख के आइए, बिकॉज उससे आपको ये आइडिया पड़ेगा कि बेसिकली आपका ये चैप्टर चलने कैसे वाला है. तो उसमें ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ क्यू. अब ये सब प्रीवियस वीडियोस फेच कैसे करेंगे, मिलेंगे कैसे. तो बेसिकली ये जो टॉपिक है कोई रैंडम टॉपिक नहीं है, ये पूरी एक प्लेलिस्ट का पार्ट है. मतलब फिलहाल हम कर रहे हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर विच इज क्यू, और ये जो एप्लीकेशन ऑफ क्यू है ये उसी का पार्ट है बेसिकली, है ना. तो ये एप्लीकेशन ऑफ क्यू इसी चैप्टर का पार्ट है और यहां पे आपको टॉपिक सारे मिल जाएंगे. बट ये लिंक फेच कैसे करें, तो इस या प्लेलिस्ट को फेच कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी फॉर द कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप क्यू को सर्च करके जो चैप्टर 4 है आपका उसके सारे टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. और एक बार आपने प्लेलिस्ट फेच कर ली तो सिर्फ क्यू ही क्यों, आप इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारी वीडियो, सभी चैप्टर की वीडियोस आप फेच कर सकते हो, सारे टॉपिक्स आप फेच कर सकते हो, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको सारी वीडियोस मतलब सारे ही चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. सो यू कैन डू दैट. मतलब आप सारे चैप्टर सर्च कर सकते हो, सारी वीडियो सर्च कर सकते हो, कोई भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेगा. इवन इसके बाद अगर सपोज आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है, किसी और सब्जेक्ट की कोर्स नहीं मिलता है, ठीक है, या किसी क्लास का कोर्स नहीं मिलता है, या फिर सपोज मैं कहूं कि किसी एग्जाम के लिए नहीं प्लेलिस्ट मिल रही है, तो उसके लिए भी एक इलाज है. क्या है भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी आपको विच इज फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12. सारे प्लेलिस्ट की लिंक है, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक, जितनी भी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. आप उस पर लैंड उस लिंक पे क्लिक करोगे तो कैसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे. बेसिकली वो शीट्स है, तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सारा कंटेंट प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिल जाएगा. मतलब क्लास वाइज, कोर्स वाइज, एग्जाम वाइज सारा कंटेंट आपको प्रॉपर्ली वहां पे अरेंज्ड मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी कोर्स को फेच कर सकते हो. तो बस लिंक पे क्लिक करो और फेच कर लो. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी कोर्स फेच कर सकते हो. ठीक है, अब एक बार आपने कोई भी कोर्स फेच कर लिया तो आपको कंप्लीट जो भी कंटेंट है वो सब मिल जाएगा और कोई भी कंटेंट मिलने की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं. ठीक है, चलिए, तो इसके साथ आपकी सारी प्रॉब्लम मतलब वीडियोस वगैरह, कोर्स वगैरह ढूंढने के इलाज हो गया. अब फटाफट शुरुआत करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ क्यू. ऑल्दो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, विच इज कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. ठीक है, यहां हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. एक तो ये जो रेज्यूमे आपको होना चाहिए डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. और ये सब्जेक्ट बेसिकली हमें चाहिए इसलिए ताकि हम आपके एप्लीकेशन को फिल्टर आउट कर सके प्रॉपर्ली. और अगर हम पाते हैं कि यार आपके जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. ओके, सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, सो कम एंड अप्लाई. अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि सर हमारे में तो अभी स्किल्स ही नहीं है, हम कैसे अप्लाई करें, तो डोंट वरी, ये 2 दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो आप इन नियर फ्यूचर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, जस्ट एक्वायर द स्किल्स, अलग अलग स्किल्स को एक्वायर करो एंड देन अप्लाई हियर. acquire the skills and apply here. ठीक है, तो just learn from my courses, acquire the skills and apply here in upcoming years. I'm saying in upcoming years you can apply here. Okay.
और ऐसा भी नहीं एक बार अप्लाई किया फेल हो गया तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, नो दैट इज नॉट एज वेल द सीन। आप जब भी स्किल्स एक्वायर करते हो यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड कीप अप्लाइंग, ओके। इवन आपके जान पहचान में अगर कोई है जो इंटरेस्टेड हो इस रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस इज अगेन जस्ट द सेम। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट अप्लाई हियर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। नाउ एनी फ्लो ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी फ्लो ऑफ क्यू मैंने मार्क करी, सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमने देखा हुआ है, कोई भी अगर ये ट्रेंड फॉलो करता है मे बी इंप्लीमेंटेड एज अ क्यू। कोई भी चीज है, कोई भी मतलब कोई भी सिचुएशन है जो इस ऑर्डर को फॉलो करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर इसको लास्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, अगर ये फॉलो हो रहा है सो उसको हम क्यू के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इट हैज मेनी एप्लीकेशंस इन बोथ रियल लाइफ एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रियल लाइफ में भी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी, दोनों में ही, रियल लाइफ में भी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, दोनों में ही इसके बहुत एप्लीकेशंस। Queues have also found indirect usage in many computer applications, ठीक है। Queues ने indirect usage भी देखा, मतलब क्यू है, क्यू को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने के बजाय और कहीं और तरीके से भी यूज किया जाता है, मतलब इसके एप्लीकेशंस इतने ज्यादा हैं कि इनडायरेक्ट यूसेज भी है, डायरेक्ट तो है ही, डायरेक्ट तो बहुत सारा है, इनडायरेक्ट यूसेज बहुत ज्यादा है। मतलब इनडायरेक्ट यूसेज बहुत ज्यादा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, किस तरीके से, एज ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर। ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर मतलब बाकी और किसी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया, ऑक्सिलरी मतलब किसी और डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हो, तो दैट इज ऑक्सिलरी। तो ये हो गया ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स, बाकी और किसी डेटा स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स की तरीके से भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलग कंपोनेंट्स की तरीके से भी यूज किया जाता है डेटा स्ट्रक्चर को, ऑक्सिलरी डेटा स्ट्रक्चर की तरीके से भी यूज किया जाता है। तो ये इसके कंप्यूटर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, मतलब रियल लाइफ में और कंप्यूटर एप्लीकेशन दोनों में ही इसने धमाल मचाई रखा है, यूज हो ही रहा है। साथ में आपका इनडायरेक्ट यूसेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली यूज नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली घुसा दो इसको, ये कहानी हो चुकी है। क्या क्या है जरा देखते हैं एक बार। तो सबसे पहला बहुत सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, विच इज ऑफ ट्रेन टिकट। ट्रेन टिकट में क्या होता है, जैसे सपोज अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो ये चीज, कभी ट्रेन टिकट बुक करी हो, कुछ इस तरीके से सिचुएशन होती है। जब हम ट्रेन टिकट बुक कर रहे होते हैं किसी तारीख की, सपोज हम ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वेटिंग लिस्ट 3 या वेटिंग लिस्ट 8, किसी और डेट के लिए वेटिंग लिस्ट 8 या वेटिंग लिस्ट 18, WL3 या WL8 या W18 का मतलब क्या, दैट इज वेटिंग लिस्ट 18, वेटिंग लिस्ट 8, वेटिंग लिस्ट 3, मतलब क्या, लाइन लगा रहे हो भाई, क्यों लगा रहे हो, मतलब जैसे कि तरीके से समझ लो ये टिकट है, ये टिकट है। अब इस टिकट को मिलने के लिए मतलब कोई कैंसिलेशन वगैरह होगा तो उसका प्रोसीजर रहता है, वो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप ये समझो ये टिकट है सपोज, अब अगर ये टिकट पानी है तो यहां पे लगाइए भाई लाइन, इस टिकट को पाने के लिए क्या करिए, यहां पे लगाइए लाइन। अब ये क्या है भाई, वेटिंग लिस्ट ही तो है, क्या ये वेटिंग लिस्ट ही तो है। अगर आपकी वेटिंग लिस्ट 1 है, अगर आपकी वेटिंग लिस्ट 1 है मतलब आपको टिकट तुरंत मिल जाएगा। फिर वेटिंग लिस्ट 2 है अगर आपकी, मतलब पहले इसको मिलेगा फिर आपको मिलेगा। वेटिंग लिस्ट 3 है, इसका क्या मतलब, पहले इसको मिलेगा फिर आपको मिलेगा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट 4 है, इसका मतलब क्या, पहले आपको मिलेगा, मतलब पहले 3 को मिलेगा फिर आपको मिलेगा। तो वेटिंग लिस्ट का कहानी कुछ इस तरीके से चलती है, समझ में आया। तो वेटिंग लिस्ट की कहानी कुछ इस तरीके से आपकी चलती है, राइट। तो वेटिंग लिस्ट इस तरीके से चलती है। सो इफ अ ट्रेन टिकट इज इन द वेटिंग लिस्ट सच एज WL1, मतलब वेटिंग लिस्ट है बेसिकली, इट मींस द टिकट इज इन अ क्यू ऑफ टिकट्स वेटिंग टू गेट कंफर्म्ड। मतलब वेटिंग लिस्ट अगर आपने डाल दी, जैसे वेटिंग लिस्ट 1 डाला हुआ है या वेटिंग लिस्ट 2, 3, 4, 5 जो भी डाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि टिकट एक तरीके से एक लाइन में लगी हुई है, क्यू में लगी हुई है कंफर्म होने के लिए, एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटिंग नंबर्स, जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा। इफ अ कंफर्म्ड टिकट इज कैंसल्ड, अगर किसी की कंफर्म्ड टिकट है वो कैंसिल हो जाए, द वेटिंग लिस्ट 1 नंबर्ड टिकट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वेटिंग क्यू अनकंफर्म्ड। तो इस वेटिंग लिस्ट 1 को हटा देंगे और फिर जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि अभी टिकट था ना, इसके पीछे क्या कर रहे थे, लाइन लगा रहे थे वेटिंग लिस्ट टिकट के, है ना, वेटिंग लिस्ट के लिए लाइन लगी हुई थी। तो सपोज, सॉरी क्या बना दी मैंने, है ना, सपोज इसकी वेटिंग लिस्ट है 1 और इसकी वेटिंग लिस्ट है 2। क्या मतलब, जैसे ही यहां पे अगर सपोज कंफर्म्ड टिकट कैंसिल होगा तो ये जो वेटिंग लिस्ट 1 वाला है ये कंफर्म हो जाएगा, फिर ये जैसी कंफर्म होगा तो इसको वेटिंग लिस्ट 1 दे दिया जाएगा, फिर एक और कंफर्म टिकट कैंसिल होगा तो इसको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो ये कहानी चलती रहती है। बेसिकली यहां पर भी लग क्या रहा है, क्यू, मतलब
यहाँ क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड है। क्यों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड है? मतलब सबसे पहले जो आया, जिसकी वेटिंग लिस्ट सबसे पहले इनिशियली कम है, उसके कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा भी है ना, कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी हाई हाई हाई। क्यों हाई? क्योंकि वेटिंग लिस्ट 3 है, इसके आगे सिर्फ 2 ही लोग लगे हुए हैं, जैसे वो कंफर्म होंगे तो तीसरे वाला कंफर्म हो जाएगा। बट अगर आपकी वेटिंग लिस्ट 120 चल रही है तो क्या होगा? अगर 120 है, सपोज 120 ज्यादा नंबर हो गया, छोटा छोटा करते हैं, 35 है, सपोज 35 है या 45 है, इस तरीके से अगर सपोज आपकी वेटिंग लिस्ट चल रही है, मतलब आपके आगे 45 अगर हम मान लें, मतलब आपके आगे 44 वेटिंग लिस्ट और है, पहले वो कंफर्म होंगे फिर आप कंफर्म होंगे, तो क्या है, आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं कि यहां पे वेटिंग लिस्ट में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझेगा। तो ये भी क्या है, क्यू का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, विच इज IVRS। ठीक है, तो जब भी सपोज आप किसी भी कॉल सेंटर में कॉल करते हो, आपको क्या दिखाता है? योर करंट वेटिंग टाइम इज 2 मिनट्स, योर करंट वेटिंग टाइम इज 5 मिनट्स। क्यों? सपोज ये कॉल सेंटर है, ये क्या है, ये कॉल सेंटर है। ठीक है, यहाँ हेडफोन्स बना लेते हैं अपन एक। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं हेडफोन्स विद दिस, ये एक हेडफोन हो गया। ठीक है, अब मैंने सपोज यहाँ कॉल सेंटर में कॉल लगाया, जैसे सपोज मैंने कॉल लगा दिया, मैं बात कर रहा हूं इनसे, मैं पहला बंदा हूं और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इनसे। फिर एक और बंदे ने साइमल्टेनियसली कॉल लगा दिया, अब इसको दे दिया कि यार तुम्हारा वेटिंग टाइम है सपोज 30 सेकेंड्स या 1 मिनट। इसके बाद फिर एक और बंदे ने कॉल लगा दिया, है ना, ये थर्ड है, अब इसका वेटिंग टाइम क्या बता दिया? भाई आपका वेटिंग टाइम है सपोज 2 मिनट्स। फिर एक और बंदा आ गया, इसका वेटिंग टाइम क्या बता दिया? इसका वेटिंग टाइम बता दिया सपोज आपका वेटिंग टाइम है 5 मिनट्स। क्या मतलब ये कि भाई सबसे पहले ये, इसको पहले टाइम दिया जाएगा, मतलब ये जो आपका कॉल सेंटर है, इससे बात खत्म होगी, जैसे इससे बात खत्म हुई तो डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। अब कौन आएगा? फिर नेक्स्ट ये आएगा, इसकी बात जानी जाएगी, इसकी प्रॉब्लम जानी जाएगी, फिर ये भी बात खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट इससे बात जानी जाएगी, फिर ये खत्म हो गई, फिर इससे बात जानी जाएगी, फिर खत्म हो गई। मतलब बेसिकली कॉल्स क्या लग रही थी? कॉल आपकी किस में लग रही थी? क्यू डेटा स्ट्रक्चर में लग रही थी। अब ये जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में लग रही है, इसको आप कह सकते हो रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी या प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल भी, क्योंकि आप ये कॉल को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, मतलब कैसे अरेंज कर पा रहे हो एक प्रोग्राम की मदद से। तो बेसिकली प्रोग्राम ही तो है, राइट? बट इसको हम रियल लाइफ में काउंट करेंगे, बिकॉज हमें देख तो रियल लाइफ रहा है ना, इस वजह से। तो समटाइम्स ऑन कॉलिंग sometimes on calling a customer service center, the interactive voice response system IVRS tells us to wait till a support person is available. Here the call is put into a queue of customers waiting to be serviced, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा, इमेजिन देयर इज अ सिंगल लेन वन वे रोड, देन द व्हीकल दैट एंटर्ड फर्स्ट विल एग्जिट फर्स्ट फॉलोइंग द कांसेप्ट ऑफ क्यू। देखो सिंपल सी बात है, ये हम 2 एग्जांपल लिखे हुए, बल्कि सपोज ये सिंगल, इवन एग्जांपल मैंने बना भी रखा, सपोज ये सिंगल लेन रोड है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है सपोज, है ना, या फिर सपोज कोई बैनर लगा हुआ है। ठीक है, ये सिंगल लेन रोड है। ठीक है, ये क्या है? ये सिंगल लेन रोड है। अब सिंगल लेन रोड है तो यहाँ पे सपोज ये गाड़ी है, बड़ी सी यहाँ पे लगी हुई है, ये गाड़ी दूसरी लग गई, ये तीसरी गाड़ी लग गई, ये चौथी गाड़ी लग गई, ये 5वीं गाड़ी लग गई। अब जो सबसे पहले गाड़ी यहाँ पे आई थी, बाहर निकलने वाली भी सबसे पहले यही गाड़ी होने वाली है ना, बाहर भी सबसे पहले यही गाड़ी निकलने वाली है, इजंट इट? फिर नेक्स्ट नंबर पे कौन निकलेगी? नेक्स्ट नंबर पे ये गाड़ी निकलेगी, तो नेक्स्ट नंबर पे ये हो गई। फिर नेक्स्ट नंबर पे कौन निकलेगी? ये निकलेगी, तो नेक्स्ट नंबर पे ये हो गई। फिर नेक्स्ट नंबर पे कौन निकलेगी? ये निकलेगी, ये नेक्स्ट नंबर पे हो गई। फिर कौन निकलेगी? फिर ये निकलेगी, फिर ये हो गई। समझ में आया? मतलब एक एक करके चीजें निकलेंगी बाहर। तो यही कहानी क्या है? यही व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली योर क्यू। इवन आप टोल टैक्स पे भी देख सकते हो, जो टोल टैक्स होता है, जो बूथ होता है, सपोज यहाँ पे टोल टैक्स लगा हुआ है, सपोज रादर देन दिस एंट्री यहाँ पे टोल टैक्स लगा हुआ है और यहाँ पे एक बैरियर इन्होंने डाल रखा है, पहले पेमेंट करो फिर लगेगा। अब सपोज आप टोल टैक्स देने के लिए यहाँ पे पहुंच गए, तो सबसे पहले गाड़ी जो पहुंची टोल टैक्स देने के लिए वो सबसे पहले बाहर होगी, फिर दूसरे नंबर पे जो पहुंची वो इसका वेट करेगी, जैसे ये बाहर होगी फिर ये बाहर निकलेगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। तो ये कहानी क्या है? यही तो है बेसिकली आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही तो लग रहा है। तो लाइकवाइज व्हीकल्स इन अ हाईवे टोल टैक्स बूथ आर सर्व्ड फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस कह सकते हो, है ना। चलो नेक्स्ट इज airport authorities make use of queues in situation of sharing a single runway of airport for both landing and take off flights। तो airport authorities बहुत बार क्या करते हैं? क्यू का यूज करते हैं जब टेक ऑफ करना होता है या फिर लैंडिंग करानी होती है। ठीक है, तो जैसे सपोज यहाँ पे देखो ये सिंगल रनवे है, अब यहाँ पे जो एयरप्लेन से वो क्या लगे हुए? लाइन से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये सपोज उड़ान भरेगा, फिर ये जब भर लेगा फिर ये उड़ान भरेगा, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला, फिर उसके पीछे वाला। ये बेसिकली क्या लगा रहे हो? लाइन लगा रहे हो ना, राइट। आप प्रेयर्स देख लो, प्रेयर्स में भी आप लाइन लगाते हो। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल बहुत भरे हुए हैं, क्योंकि क्यों हम बहुत जगह इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर है।
ठीक है, अब इसको कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये हमें जानना है, ठीक है, लेट्स सी। सो सपोज देयर इज अ वेब सर्वर होस्टिंग अ वेबसाइट टू डिक्लेयर रिजल्ट्स। तो जैसे कि सपोज आपकी किसी भी स्कूल के एग्जाम, सॉरी स्कूल के पेपर का एग्जाम, सॉरी स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ रहा है सपोज, है ना, बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एंड राइट नाउ वी आर इन 12th, सपोज 10th का रिजल्ट आया था, तो 10th का एक वेबसाइट पर रिजल्ट आया था, तो वही हम कह रहे हैं कि एक वेब सर्वर होस्टिंग है, एक वेब सर्वर है जो होस्ट कर रहा है एक वेबसाइट को, जो कि रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला है बेसिकली। क्या 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 कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, हम कह रहे हैं दिस सर्वर कैन हैंडल अ मैक्सिमम ऑफ 50 कंकरेंट रिक्वेस्ट। तो ये 50 रिक्वेस्ट एक साथ हैंडल कर सकता है ताकि ये रिजल्ट दिखा सके। मतलब एक सर्वर है, सर्वर पे आप एक साथ 50 रिक्वेस्ट भेजोगे तो 50 रिक्वेस्ट ये हैंडल कर सकता है, बट 50 के बाद क्या करेगा, 50 के बाद क्या वेटिंग में दिखाएगा ना, लोडिंग होता रहेगा, लोडिंग होता रहेगा, लोडिंग होता रहेगा, एक समय बाद लोड होकर आपको दिख जाएगा। तो इसके बाद फिर क्या लगते हैं, इसके बाद फिर लगती है भाई लाइन, इसके बाद क्या लगती है लाइन विच इज क्यू, ठीक है। तो पहले ये 50 रिजल्ट्स देख लेंगे, अब ऐसा नहीं, अब अलग अलग एल्गोरिथम्स लगते हैं यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले सारे 50 होंगे ही होंगे तभी बाकियों को देखने को मिलेगा, नहीं, वो डिपेंड करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या करोगे आप, क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करो, मतलब पहले 50 को एंट्री दे दी, फिर नेक्स्ट 50 को एंट्री दे दी, फिर नेक्स्ट 50 को, इस तरीके से। सो टू सर्व थाउजेंड्स ऑफ यूजर रिक्वेस्ट, अब सोचो 1000 रिक्वेस्ट आ गई, क्यू वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर टू यूज। क्यू बना दिया जाएगा कि भाई पहले 50 जो आए पहले वो रिजल्ट्स देख पाएंगे, फिर उनके बाद जो नेक्स्ट 50 आएंगे वो देखेंगे, फिर नेक्स्ट 50, फिर नेक्स्ट 50, फिर नेक्स्ट 50, इस तरीके से आप डेटा सही रिजल्ट्स अपना देख पाओगे। मतलब यहाँ पे कहानी क्या है रिजल्ट्स की, यहाँ रिजल्ट्स की सिंपल सी कहानी है कि अगर आपको रिजल्ट देखना है तो लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन पार करने के बाद ही आप रिजल्ट देख पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट दिखाते हैं, नेक्स्ट इज सम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो कुछ कभी कभार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्यू का यूज करना पड़ता है, जैसे कि सपोज उसके पास कोई भी रिक्वेस्ट आई कि मुझे एक सपोज एक हार्डवेयर चाहिए, उस हार्डवेयर को मुझे यूज करना है। अब उस हार्डवेयर को यूज करने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, सपोज रैम है, रैम ले लो सिंपल सा एग्जांपल, रैम है, अब आपने जो भी प्रोसेस चलाया उसको रैम चाहिए, अब अलग अलग प्रोसेसेस रैम मांग रही हैं बेचारे कंप्यूटर से, वो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या करेगा लाइन में खड़ा कर देगा उनको, है ना, कि भाई पहले आप लाइन में खड़े हो जाइए, जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले देंगे। अब जरूरी नहीं है हर बार यही फॉलो हो, बहुत अलग अलग वो भी होते हैं, फॉलो करने के तरीके होते हैं ताकि आपको वो चीज फील ना हो, मल्टीटास्किंग लगे। तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसा भी करा जाता है कि हाँ इसको 2 मिनट दे दे, इसको 2 मिनट दे दे, तो वो एक अलग कंसेप्ट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। फॉर नाउ आप समझ लो कि लाइन लगाते हैं कभी कभार। तो some operating systems are required to handle multiple tasks called jobs seeking to use a processor। तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टास्क हैं, उनको हम जॉब्स कहते हैं, जो प्रोसेसर मांग रहे होते हैं। बट वी नो दैट प्रोसेसर्स कैन हैंडल ओनली वन टास्क एट अ टाइम, बट प्रोसेसर्स सिर्फ एक ही टास्क हैंडल कर सकते हैं एक बारी में। देयरफॉर इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जॉब्स आर लाइंड अप, queued and then given access to the processor according to some order। तो कुछ ऑर्डर फॉलो करते हुए इनको दिया जाता है। अब देखो ये ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है ये जो ऑर्डर है ये है कि सबसे पहले जो आएगा उसी को सर्व किया जाएगा, नहीं, कभी कभार ये राउंड रॉबिन भी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से प्रायोरिटी के बेसिस पे कहते हैं, सपोज एक ऐसा जॉब आ गया जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मांग रहा है कि अभी तुरंत ही फुलफिल होना है, तुरंत खत्म होना है, तो उस हिसाब से चीजें चलती है ना। The simplest way is to give access to the processor on a FIFO basis। तो सबसे सिंपल होता है FIFO basis पे ये एक्सेस प्रोवाइड कर देना। That is according to the order in which the jobs arrive with a request for the processor। ठीक है, तो ये एक तरीके से वो ऑर्डर हो गया जिससे कि जॉब्स अराइव होंगी और रिक्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से, मतलब जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेसर को, उसको सबसे पहले दे देंगे, और फिर जो नेक्स्ट आएगा फिर उसको, फिर नेक्स्ट उसको, फिर नेक्स्ट उसको, इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे भी होते हैं बहुत बार, जैसे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी बेसिस पे, है ना। तो प्रायोरिटी बेसिस पे बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि सपोज लाइन लगी हुई है बट एक वीआईपी आ गया, एक ऐसा प्रोसेस आ गया कि जिसको अभी चाहिए ही प्रोसेसर, नहीं तो पीसी बंद हो जाएगा, तो उसको सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा। तो वो सब कहानी भी होती है, मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, बट यहाँ पे क्यू स्ट्रक्चर फॉलो होता है। नेक्स्ट इज व्हेन वी सेंड प्रिंट कमांड्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम द सेम कंप्यूटर। तो एक ही कंप्यूटर से आपने एक प्रिंटर को मल्टीपल फाइल रिक्वेस्ट भेजी, कभी भेजी है, भेज के देखना, ठीक है। तो कभी भेज के देखना, एक प्रिंटर एक पीसी से कनेक्टेड है, आपने मल्टीपल इसमें प्रिंट रिक्वेस्ट भेज दी। अब क्या हुआ, जब आपने मल्टीपल इस पे प्रिंट रिक्वेस्ट भेज दी तो कहानी ये हुई कि अब इसके पास सारी जो प्रिंट रिक्वेस्ट है वो लाइनअप हो गई। तो जो सबसे पहले रिक्वेस्ट इसके पास आई थी वो सबसे पहले प्रिंट होकर निकलेगा, जैसे ये प्रिंट होकर निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी वो प्रिंट होकर निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी वो प्रिंट होकर निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई थी वो प्रिंट होकर निकलेगा। तो इस तरीके से कहानी पूरी चलती जाएगी इसमें, ठीक है। नाउ द ओएस
puts these print requests in a queue and sends them to the printer one by one on a FIFO basis. अब ऐसा भी जरूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर से है, और from different computers using a shared printer. मतलब जैसे सपोज ये एक प्रिंटर है, अब इसमें हो सकता है एक ही कंप्यूटर इसको सारे प्रिंट रिक्वेस्ट भेज दे, एक भेज दिया, दो भेज दिया, तीन भेज दिया, ये क्या है, क्यू लगा के बैठ गए। या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, एक ही पीसी से कनेक्टेड है सपोज इस तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे भी ये है कि सबसे पहले इसने भेजा तो सबसे पहले ये यहाँ से एक लाइन में लग गया, फिर इसने भेजा तो दूसरा लाइन में लग गया, फिर तीसरा इसने भेजा तो तीसरा लाइन में लग गया। यहाँ पर भी बट क्यू ही फॉलो होगा। मतलब प्रिंटर एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है, तो इसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आई हैं वो क्या फॉलो करने वाले हैं, वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं। अब इस ये फाइनली है क्या यार, प्रिंटर में कहानी हो रही है, इसको दिखाओगे कैसे, ये बनाओगे कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे, सॉफ्टवेयर की मदद से करोगे, है ना, एल्गोरिथम की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से करोगे जो यहाँ प्रिंटर में डालते हैं हम। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका बेसिकली प्रिंटिंग में भी काम होता है। एंड आई होप इसके साथ आपको जो एग्जांपल्स में समझाना चाह रहा था वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, बहुत ऑब्वियस एग्जांपल है, बहुत ऑब्वियस। क्यों? जैसे स्टैक तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि यार अंडू रीडू में हम स्टैक यूज करते हैं, पता ही नहीं था ये चीज। बट क्यू ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हम डे टू डे लाइफ में रोज में यूज करते हैं। लाइन लगाना तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन सी बात है, राइट, ठीक है। तो हिंदुस्तान में तो क्यू बहुत कॉमन डेटा स्ट्रक्चर मान लो, काफी जगह इंप्लीमेंट होता है। तो इसके एप्लीकेशंस कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो कम ही मत रख देना यार, उसको बोलना पड़ जाए कि यार प्लीज चुप हो जा, हमें समझ में आ गया एप्लीकेशंस क्या है इसके। या पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इतना लिख देना कि सामने टीचर भी कहे हाँ यार हमें समझ में आ गए, तुम्हें आते हैं इसके एप्लीकेशंस, है ना, इतने एप्लीकेशंस हैं इसके, ठीक है। सो आई होप इसके एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। और मुझे अपनी तरफ से कुछ एप्लीकेशंस बताओ यार जहां पे आप क्यू का यूज करते हो। क्यू समझ में आ गया ना, एग्जांपल्स भी काफी सारे समझ में आ गए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एग्जांपल हो सकता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है भाई हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन, या तो सीधे सीधे यूआरएल पे डाल दो magnetbrains.com। जैसे आप डालोगे तो आपके लिए एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें हम ये क्या है, हमारा होम पेज है वेबसाइट का, जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, सीबीएसई K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है, तो ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा। इसमें क्लास 12 पे क्लिक करना है तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTAC, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, you heard that right, free of cost। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस, राइट। सो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। और इवन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUET मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे। और ये सब कोर्सेज भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है, इंटेंस प्रैक्टिस करनी है ना। और बाकी सारा कंटेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल ही है। और करना क्या है फिर, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज उनसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।